सेल्फ कैस खान। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 2 वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वर्क। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वर्क से कि वर्क रियलिटी में होता क्या है और इस वर्क के अमाउंट को हम लोग डिफाइन किस टाइप से कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम लोग किसी बॉडी पर एक फोर्स को क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो उस बॉडी का अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर जाना ही क्या कहलाता है, वर्क डन। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रियलिटी में वर्क डन का मींस क्या है। तो आपको बेटा ऑलवेज याद रखना है कि वर्क आपका तब डन होता है जब आपकी बॉडी किसी एक एक्सटर्नल फोर्स के अंडर में आके क्या कर जाए, डिस्प्लेस कर जाए, तो वो चीज हमारी क्या कहलाती है, वर्क। ओके, तो इसको हम लोग किस टाइप से डिफाइन करते हैं, किस टाइप से बताते हैं? तो वर्क इज डन when a body is displaced under the influence of the applied force। बात सबको क्लियर हो गई होगी, है ना, कि जब आपकी बॉडी किसी भी एक अप्लाइड फोर्स के अंडर में डिस्प्लेस कर जाती है, तब वहां पर जो आपका वर्क होता है वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो जाता है बेटा, डन हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन। ओके, तो आप लोग डायरेक्टली इसको किस टाइप से डिफाइन करेंगे? वर्क इज डन व्हेन बॉडी इज डिस्प्लेस्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स। एनी प्रॉब्लम किसी को? तो आप लोग देख सकते हैं कि वर्क की जो डेफिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ओके, फिर इसको हम लोग देखते हैं कि वर्क डन एक्चुअली में हम लोग मेजर कैसे करेंगे। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ वर्क डन की। तो सेकंड जो पार्ट होगा आपका वो होगा मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। ओके, तो देखिए किस टाइप से हम लोग वर्क डन को क्या करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर आपके पास एक, मान लीजिए एक ब्लॉक दे दिया है, ये आपका एक ब्लॉक है जो ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है, यहां पर एक मैन है जो क्या कर रहा है, इस वाले ब्लॉक पर फोर्स को एप्लीकेबल कर रहा है। ओके, ये उसने फोर्स को यहां पर इस पे लगाया, तो जो आपका अप्लाइड फोर्स होगा, फोर्स अप्लाइड बाय द मैन, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, इस साइड। और ये जो ब्लॉक है इसका जो मास दिया गया है वो कितना दिया गया है, ओके। तो आप लोग सब लोग जानते हो बेटा, ये तो फिजिक्स है एकदम नॉर्मली, जो आप लोग फाइनली नॉर्मल जगह पर 24 घंटे करते रहते हो कि अगर मैं किसी पर फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो वो बॉडी मेरी इसी साइड क्या करेगी, मूव करेगी। तो आपने जैसे ही एक फोर्स इसमें अप्लाई किया, तो क्या ये बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। ये इसकी कौन सी पोजीशन है बेटा, इनिशियल पोजीशन। ये इसकी है इनिशियल पोजीशन। और जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो ये जो बॉडी होगी वो आपकी यहां पर पहुंच जाएगी और ये इसकी हो जाएगी फाइनल पोजीशन। तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क कि जब हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो वो बॉडी जो रहती है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग क्या कर जाती है, डिस्प्लेस कर जाती है। तो जब बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है तो वो आपका क्या कहलाने लगता है, वर्क कहलाता है। ओके, अब ये तो हो गया आपका मेजरमेंट, लेकिन किस टाइप से करना है? तो मेजरमेंट के लिए बेटा आपको एक डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी जो कि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो मेजरमेंट या मैथमेटिकली हम किस टाइप से इसको देखेंगे? तो हम लोग इसका मेजरमेंट कर रहे हैं मैथमेटिकली किस टाइप से होता है? तो आपको याद रखना है, इसको आप बोलोगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग बेटा, क्या मैं बोल रहा हूं यहां पर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ applied
force and displacement of body from initial position to final position. इज दैट क्लियर बेटा? तो देखो जब हम लोग मैथमेटिकली जाते हैं तो वर्क डन जो है वो किस टाइप से डिफाइन किया जाता है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ applied force and displacement of body from initial position to the final position. Finally clear? हम फॉर्मूले से देखेंगे कि किस टाइप से यहाँ पर डॉट का क्या रोल प्ले, क्योंकि बेटा जब हम लोग जब प्रोडक्ट वगैरह की बात करते हैं तो हमारे पास फिजिक्स में दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज क्योंकि यहां से हमें पता चलेगा कि जो आपका वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो फाइनली अब हम लोग इसके फॉर्मूले पर आते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मोस्टली सबको पता है कि हम लोग किसको मेजर कर रहे हैं? वर्क डन को, और वर्क डन को बेटा रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? W से। तो W इज इक्वल्स टू किस का प्रोडक्ट है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया आपका फोर्स, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर वेक्टर लगाओगे और ये डॉट होगा इनटू में डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट लगने से हमें इन दोनों क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाना पड़ेगा, बिकॉज एरो हमको बताता है या क्लियरफाई करता है कि ये चीज हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो बेटा हमें कैसी क्वांटिटी मिलती है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि जो आपका वर्क है बेटा, क्या है? वर्क। तो वर्क जो है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। और मोस्टली सारे स्टूडेंटों को पता होता है कि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। और स्केलर क्वांटिटी ओनली ऑन डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। बट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। तो बेटा याद रखेंगे कि W इक्वल्स टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो इसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे, W इज इक्वल्स टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर। ओके, क्लियर कट? इसी टाइप से हम लोग जब न्यूमेरिकल करते हैं, हम लोग जब क्या करते हैं बेटा? न्यूमेरिकल करते हैं तो हम लोग इस फॉर्मूले को और आगे क्या करते हैं? एक्सपेंड करते हैं। तो वैसे तो मोस्टली आप लोगों को पता होगा, क्योंकि वेक्टर हम लोग बात करते हैं पहले। तो देखिएगा भाई बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को एक्सपेंड करने का फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो वेक्टर दिए गए इसका फॉर्मूला होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मैं यहां पर आपको लिख दे रहा हूं कि थीटा इक्वल्स टू यहां पर क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब पता है, वैल्यू होगी ए की, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता होगा कि वैल्यू होगी किसकी? बी की। तो अगर मैं फिर से फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन के अकॉर्डिंग अगर जाऊंगा तो यहां पर ए का काम कौन कर रहा है? एफ वेक्टर, और बी का काम कौन कर रहा है? एस वेक्टर। तो क्या मैं यहां पर इसको ये भी लिख सकता हूं कि W इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। This is final result to find the value या amount of work done by this formula।
where theta is the angle between force and displacement, F is a force and S is a displacement. Is that clear? Any problem? अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस वर्क की यूनिट क्या होती है। किसकी बात करने वाले बेटा? SI यूनिट के बारे में। तो SI यूनिट ऑफ वर्क, SI यूनिट ऑफ वर्क, तो SI यूनिट ऑफ वर्क हम लोग जब डिस्कस करते हैं तो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर ऑफ फोर्स जब क्लास 10 का पढ़ा था तो वहां पर हम लोग ने बात करी थी कि जो यूनिट ऑफ फोर्स होती है SI यूनिट, वो क्या होती है बेटा? न्यूटन। SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होती है? सॉरी, फोर्स क्या होती है? न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। ओके, थीटा की कोई भी यूनिट नहीं होती है SI के फॉर्म में, तो इसलिए वर्क डन की जो यूनिट होगी, जो SI यूनिट होती है, वो बेटा क्या होती है? न्यूटन मीटर। ठीक है, इस टाइप से हम लोगों को इसको याद रखना है। ओके, इसी को हम लोग न्यूटन मीटर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? जूल। न्यूटन मीटर को ही हम